जयापाल प्रयागराज नगर निगम का चुनाव लड़ सकती हैं और दावा किया जा रहा है कि पति की हत्या के बाद वो अपने विरोधी को सियासी रणभूमि में पटखनी देने की तैयारी कर चुकी हैं। हालांकि जयापाल के परिवार का कहना है कि अगर उन्हें टिकट मिलता है तो वो अवश्य ही दावेदारी करेंगी, लेकिन अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं है। तो फिर बड़ा सवाल ये है कि क्या उमेश पाल की पत्नी चुनावी मैदान में नजर आएंगी। साथ ही सवाल यह भी कि क्या जयापाल को बीजेपी से टिकट मिलेगा। चुनावी मैदान में पति की हत्या का बदला ले पाएंगी जया। क्या प्रयागराज में शाइस्ता वर्सेस जयापाल में जंग होगी। पोस्टर में लिखा है पति के सम्मान में जयापाल मैदान में, जिसके बाद से सियासी हलचल बढ़ गई है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे ये तस्वीर पूरी तरह से साफ हो सकेगी। प्रयागराज शूटआउट में जान गंवाने वाले उमेश पाल की पत्नी निकाय के रण में ताल ठोक सकती हैं। उमेश पाल की पत्नी जयापाल बीजेपी से महापौर की दावेदारी कर सकती हैं और माफिया फैमिली को सबक सिखाने के लिए मैदान में उतर सकती हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल वो पोस्टर बता रहे हैं जिसमें पीएम मोदी, सीएम योगी के साथ जयापाल की तस्वीर लगी है। उमेश पाल की पत्नी जयापाल का एक पोस्टर सोशल मीडिया पर इन दिनों चर्चा का सबब बना हुआ है। यह पोस्टर निकाय चुनाव को लेकर जारी किया गया है और ये बीजेपी के चुनाव चिन्ह के साथ ये पोस्टर जारी हुआ। आप साफ तौर पर देख सकते हैं इस पोस्टर में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही साथ बीजेपी का चुनाव निशान कमल बना हुआ है और इसमें लिखा गया है साफ तौर पर पति के सम्मान में जयापाल मैदान में। प्रयागराज महापौर पद प्रत्याशी, कर्मठ, शिक्षित और योग्य प्रत्याशी बताया गया है जयापाल को और इसे बाकायदे विकास पाल नाम के एक युवक ने सोशल मीडिया पर ट्विटर हैंडल से अपने ट्वीट भी किया है। प्रयागराज नगर निगम की सीट पर उमेश पाल हत्याकांड में नामजद और फरार आरोपी शाइस्ता परवीन भी दांव ठोक रही हैं, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया है कि वो किस पार्टी से चुनावी मैदान में उतरेगी, क्योंकि बीएसपी ने पहले ही शाइस्ता का टिकट काट दिया है और अब तैयारी उसे पार्टी से बाहर निकालने की हो रही है। ऐसे में अगर शाइस्ता बीएसपी से बाहर हो गई तो क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेगी, ये भी सवाल उठ रहे हैं। उमेश पाल की पत्नी जया का पोस्टर वायरल। पोस्टर के जरिए बीजेपी से महापौर की दावेदारी, लिखा पति के सम्मान में जयापाल मैदान में। शाइस्ता परवीन अब भी बीएसपी में शामिल, बीएसपी से निकलने पर निर्दलीय लड़ेंगी चुनाव। प्रयागराज की नगर निगम सीट सामान्य होने के बाद चुनाव का मन बना रहे दावेदारों में इस पोस्टर के बाद खलबली सी मच गई है, क्योंकि इस सीट के लिए बीजेपी दावेदारों की लंबी कतार है। मौजूदा महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी प्रमुख दावेदार मानी जा रही हैं। स्वर्गीय केसरीनाथ त्रिपाठी की बहू कविता, महिला मोर्चा की महामंत्री कृतिका अग्रवाल, काशी प्रांत के उपाध्यक्ष अवधेश चंद्र गुप्ता, महानगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी। मतलब ये कि सीएम योगी को अपना गार्जियन बताने वाली उमेश पाल की पत्नी को अगर बीजेपी टिकट देती है तो जयापाल को सिंपैथी वोट मिलने के आसार हैं और ऐसे में अगर शाइस्ता निर्दलीय ही मैदान में उतर गई तो जयापाल को पति की मौत का बदला लेने का मौका मिल जाएगा। खैर, ये राजनीति है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। निकाय चुनाव में मुकाबला भले ही बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच हो, लेकिन मायावती भी अब फुल फॉर्म में नजर आ रही हैं, क्योंकि अखिलेश की नजर मायावती के वोट बैंक पर है। और अखिलेश यादव दलित को अपने पाले में लाने के लिए बड़ा दांव भी खेल चुके हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने कांशीराम की मूर्ति का अनावरण किया और कांशीराम को समाजवादी नेता बता दिया। समाजवादी पार्टी ने कांशीराम को दलितों का मसीहा कहा और निकाय चुनाव के लिए संदेश देते हुए कहा कि सपा ही दलितों का उद्धार कर सकती है, जिस पर मायावती लाल हो गई और अखिलेश पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांशीराम के नाम को भुनाने की ये पैंतरेबाजी है। समाजवादी पार्टी हमेशा दलित और अति पिछड़ा विरोधी ही रही है। समाजवादी पार्टी ने कांशीराम का अपमान किया था और समाजवादी पार्टी के राजनीतिक द्वेष का इतिहास सबके सामने है। हालांकि दलितों के नाम पर हो रही सियासत में बीजेपी का स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं है। बीजेपी ने कहा है कि पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है। बीजेपी में हर वर्ग को निकाय चुनाव में मौका मिलेगा और निकाय से लेकर 2024 के रण तक बीजेपी ने जीत का दावा किया है। एसपी बीएसपी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये भी दावा किया। साथ ही 17 नगर निगमों में 68 सामाजिक सम्मेलन कर विकास का संदेश भी पार्टी की तरफ से दिया जाएगा, ये भी बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया है।
अब तक पिछड़ी बिरादरियों की गोलबंदी करने वाले अखिलेश यादव की नजर दलित वोटों पर है, नजर मायावती के नेताओं पर है, क्योंकि पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, राम अचल राजभर, दारा सिंह चौहान जैसे बीएसपी के दिग्गज रहे पिछड़े और दलित नेताओं को पार्टी में शामिल किया, तो अब वो बीएसपी के संस्थापक कांशीराम पर नजर गड़ाए हुए हैं। अखिलेश यादव ने रायबरेली में कांशीराम की मूर्ति का अनावरण किया और निकाय के रास्ते 24 के लिए संदेश दे दिया। अखिलेश की इस चाल से मायावती लाल हो गई हैं, क्योंकि उन्हें दलित पिछड़े वोट बैंक के खिसकने की चिंता सता रही है और समाजवादी पार्टी की इसी रणनीति पर उन्होंने करारा वार किया। मायावती ने कहा, कांशीराम के नाम को भुनाने की नई राजनीतिक पैंतरेबाजी शुरू कर दी गई है, जबकि सपा का दलितों, अति पिछड़ी जातियों के मसीहा भीमराव अंबेडकर और कांशीराम के प्रति एहसान फरामोशी और राजनीतिक द्वेष का इतिहास सबके सामने है। एक तरफ अखिलेश और मायावती के बीच दलित वोट बैंक पर जंग छिड़ी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी हर वर्ग को साथ लाने की कोशिश में है और दावा किया जा रहा है कि निकाय के साथ ही लोकसभा के चुनाव में भी बीजेपी बड़ी जीत दर्ज करने वाली है। अभी तो नगर निकाय चुनाव की तैयारियां हैं, उसमें तो कमल खिलेगा ही, लेकिन 2024 में तो एक तरफा जनता मोदी जी के साथ है, भाजपा के साथ है, कमल के फूल के साथ है, और सपा, बसपा, कांग्रेस सबका सुपड़ा साफ करने के लिए जनता तैयार बैठी। ये वोट कहीं और ना चला जाए, इसकी ये चिंता किया करते हैं। इस वोट की, दलित की और इनकी मुस्लिम की कैसे विकास हो, इसकी चिंता नहीं है। ये वोट कैसे हत्याया जाए। समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश जी दलित वोट को, जहां अब मैं इस बात को और खुलासा करते हुए कि दलित वोट अब हत्याने से नहीं आएगा, दलित वोट समझ गया है कि उनका विकास कहाँ है। मतलब ये कि निकाय चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय है, जिसमें बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी तो नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस इस मुकाबले से कोसों दूर है और सबकी नजर अब की बार दलित और ओबीसी पर जा टिकी है। सवाल इस बात का है कि पुराने बाप लोगों को याद है कि किस प्रकार से इनकी सरकार में दलित उत्पीड़न होता था, उनके जमीनों पर कब्जे होते थे, उनके पट्टों को नहीं छोड़ा जाता था। और सबसे बड़ी बात है कि जो दलित नेता बहन कुमारी मायावती जी थी, इन्हीं लोगों ने गेस्ट हाउस कांड में लगभग उनकी जान ले ही ली थी। अगर भारतीय जनता पार्टी ना बचाती तो ये एक बड़ी घटना हो रही थी। जानकारी होनी चाहिए, माननीय बहन जी ने मानोर साहब के नाम से बांदा में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया था, उसका नाम अखिलेश यादव जी ने बदल दिया। कासगंज जो जिला है आज, इस जिले को माननीय बहन जी ने एटा से काट करके एक नया जिला बना करके माननीय कांशीराम साहब को सम्मानित करने का काम किया था, उनके नाम जिला बना करके उसको भी अखिलेश यादव ने खत्म करने का काम किया था। खैर, मायावती और अखिलेश के बीच कांशीराम की लड़ाई से सियासी पाराहाई है और अखिलेश की कोशिश उस भरपाई की है जिसे निकाय में पूरा किया जा सके, क्योंकि लगातार 4 बार बैक टू बैक हार मिलने के बाद अखिलेश हर हाल में शहर की सरकार बनाने की कोशिश में है और इसी दिशा में कांशीराम की मूर्ति का अनावरण भी माना जा रहा है। लेकिन अखिलेश भूल गए कि बीजेपी पहले से ही दलितों को साधने के लिए रणनीति तैयार कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दलित के नाम पर हो रही राजनीति के बीच आपको यूपी में जातियों के आंकड़े भी समझा देते हैं। यूपी में यादव 21.1% हैं, तो कुर्मी 7.5% हैं। लोध वोट बैंक की बात की जाए तो उसकी संख्या 4.9%। वहीं गडरिया और पाल 4.4% हैं। निषाद और मल्ला 4.3%, तो तेली और शाहू 4.5%। जाट का वोट बैंक 3.6% है, तो कुम्हार प्रजापति 3.4% है। वहीं कहार और कश्यप का 3.3% है। कुशवाहा और शाके का वोट बैंक 3.2% है। नाई का 3% है। राजभर का वोट बैंक 2.3% और गुर्जर का वोट बैंक 2.12% है। और यही वजह है कि दलित के साथ ही सियासी दलों की नजर ओबीसी पर भी टिकी हुई है। इधर एनसीईआरटी ने क्लास 12वीं के इतिहास विषय का पाठ्यक्रम बदल दिया है और इसके तहत कई चैप्टर सिलेबस से हटा दिए गए हैं। इनमें मुख्य तौर पर मुगल एम्पायर चैप्टर को हटाया गया है। यानी अब छात्र मुगल साम्राज्य का इतिहास नहीं पढ़ेंगे। मतलब ये कि बाबर का चैप्टर क्लोज हो चुका है, हुमायूं का चैप्टर भी क्लोज हो गया है। किताब में अकबर भी अब नजर नहीं आएगा। जहांगीर का भी चैप्टर करीब करीब क्लोज हो चुका है।
शाहजहां का नाम भी अब किताब में आपको नहीं दिखेगा। औरंगजेब, शाह आलम और शाह जफर का भी चैप्टर क्लोज हो चुका है। दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। क्या मुगलों का इतिहास अब इतिहास के पन्नों से हट गया है? क्या क्लास में नहीं लगेगा मुगल दरबार? ये सवाल इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी ने क्लास 12वीं के इतिहास सब्जेक्ट में बदलाव किया है। इसके तहत कई चैप्टर सिलेबस से हटा दिए गए। इनमें मुख्य तौर पर मुगल एम्परर चैप्टर को क्लोज कर दिया गया है, यानी अब छात्र मुगल साम्राज्य का इतिहास नहीं पढ़ेंगे। लेकिन क्या ये उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए लागू होता है? ये बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी 12वीं के पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है और इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दरअसल योगी सरकार ने 12th के हिस्ट्री के चैप्टर से कुछ पाठ्यक्रम को में बदलाव किया है, जिसमें से मुगल हिस्ट्री को अब वहां से हटा दिया गया है। हालांकि चर्चाएं थी कि सीबीएसई के जो एनसीईआरटी सिलेबस है उसको और यूपी बोर्ड दोनों में बदलाव किया गया है। इसको लेकर जब भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय से हमने बात की तो उन्होंने साफ किया कि पिछले वर्ष जून और जुलाई में ही ये बदलाव किए गए थे। इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क भी थे। दरअसल वही सेम चैप्टर्स 6th और 7th क्लास में पढ़ाए जा रहे थे जो 12th में भी थे। सवाल इसलिए भी क्योंकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ कर दिया है कि सरकार का मकसद देश की संस्कृति से बच्चों को अवगत करवाना है और उसी दिशा में काम किया जा रहा है। लेकिन यूपी के माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का कहना है कि यूपी बोर्ड के सिलेबस में बदलाव नहीं किया गया है। ऐसा है, एनसीईआरटी एक पूरे देश का सब्जेक्ट लेके चलता है। उसके अंतर्गत पहले कुछ किया गया होगा, उसमें मैं कह नहीं सकती, लेकिन फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं किया है। जो चल रहा है वही चल रहा है। हम अपनी शिक्षा नीति का जो है प्रचार करना चाहते हैं, अपनी शिक्षा नीति के आधार पर बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि बच्चे हमारे डॉक्टर ना बने। सभी जाति के बच्चे डॉक्टर बने, सभी धर्मों के बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, शिक्षक बने। हमारे शिक्षा का यही उद्देश्य है कि सबके लिए समान शिक्षा मिलनी चाहिए। हमारी संस्कृति हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हम अपने सभी नई पीढ़ी को अपनी विरासत से परिचय कराना चाहते हैं। पुराने काल में हमारी संस्कृति से लोगों को वंचित किया जा रहा था, लोगों को बताया नहीं जा रहा था। हम अपनी असली संस्कृति को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सिलेबस के मुताबिक अब सभी बोर्ड जहां एनसीईआरटी की किताबें चलती हैं, वे इस नए नियम को मानेंगे। मुख्य तौर पर सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में बदलाव होगा। इसके अलावा यूपी बोर्ड ने भी कई एनसीईआरटी की किताबें इंट्रोड्यूस की हैं। वहां भी ये बदलाव लागू होगा। वहीं से लेकर अब सियासत भी उफान पर है, तो साधु संत भी अब मुगलिया इतिहास को हटाने के पक्ष में सामने आ गए हैं। कहीं मुगलों के नाम सड़क, कहीं मुगलों के नाम से भवन, कहीं मुगलों के नाम से स्टेशन, इस तरह से जितने हैं उस सबको परिवर्तन करना चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ऐसा जब व्यक्ति हो पूरे देश में, और देश में जितना भी मुगल शासन में नामकरण किए गए हैं या ऐसा इतिहास बनाया गया है जो पढ़ाया जाता है, उस सबको बंद कर देना चाहिए। देश के सभी देशवासियों की ओर से, सभी धर्माचार्यों की ओर से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को साधुवाद, धन्यवाद देता हूं और अन्य मुख्यमंत्रियों से अपील करता हूं कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पूरे देश में मुगलों का इतिहास बंद किया जाए। मोदी और योगी सरकार में मुगलिया सोच का नामो निशान पहले भी मिट चुका है। जैसे मुगल गार्डन अब अमृत उद्यान हो गया, मुगल सराय स्टेशन अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाता है, आगरा का मुगल म्यूजियम अब शिवाजी म्यूजियम कर दिया गया, दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम भी बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रोड रख दिया गया और इलाहाबाद शहर का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया था। मुगलों को हिंदुओं पर अत्याचार करने वाला शासक कहा गया और इसी इतिहास को इतिहास में दफन करने की दिशा में एनसीईआरटी ने क्लास 12वीं के सब्जेक्ट में बदलाव किया है, जिस पर यूपी बोर्ड में फाइनल मुहर लगना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
इधर राहुल गांधी ने सजा के खिलाफ सूरत कोर्ट में अपील की है, जिस पर अब 3 मई को सुनवाई होगी। लेकिन जिस तरह राहुल गांधी नेताओं के काफिले के साथ सूरत कोर्ट पहुंचे, बीजेपी ने उस पर निशाना साधा। बीजेपी ने राहुल के साथ गए बड़े नेताओं की भीड़ को लेकर सवाल उठाए। बीजेपी ने पूछा कि क्या राहुल गांधी पूरे लाव लश्कर के साथ सूरत कोर्ट हुड़दंग करने पहुंचे थे या न्यायपालिका पर दबाव बनाने की ये कोशिश थी। मोदी सरनेम टिप्पणी पर सजा के खिलाफ कोर्ट में अपील के लिए राहुल गांधी सूरत कोर्ट पहुंचे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी भाई राहुल के साथ सूरत में आई। सूरत कोर्ट ने राहुल को 13 अप्रैल तक जमानत दे दी और उनकी सजा के खिलाफ सुनवाई के लिए 3 मई की तारीख दे दी। कोर्ट से फौरी राहत मिलने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, ये मित्रकाल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस संघर्ष में सत्य मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा। राहुल गांधी के सूरत कोर्ट जाने और फैसले के खिलाफ अपील पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि ये लोग जनता और कोर्ट का अपमान करते हैं, जनता इन्हें जवाब जरूर देगी। तो संसद का इतना समय बर्बाद करके और कांग्रेस ने एक नौटंकी करने की कोशिश की, न्यायालय पर दबाव बनाना, लोकतंत्र को बंधक बनाने का और विदेशी सलाहकारों से सलाह लेने का जो पाप किया है, अपराध किया है, न्यायालय की सजा तो जो है उससे बड़ी सजा कांग्रेस को जनता की अदालत से मिलेगी जब कांग्रेस का सूपड़ा साफ होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आज छोटे सरकार अपने तमाम झंडा बरदारों के साथ इतना बड़ा लश्करे जर्रार लेकर क्या करने गए थे? आप अपने अहंकार का प्रदर्शन करने गए थे कि जो पिछड़े वर्ग के अपमान के बाद भी आप दिखाना चाहते हैं कि हमारे अंदर इतनी ठसक है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी न्यायपालिका को प्रभावित करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। एसपी सिंह बघेल ने कहा कि इंदिरा गांधी की तरह राहुल गांधी भी राहुल इज इंडिया और इंडिया इज राहुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक हिसाब से पूरा जुलूस के रूप में जाकर के ये न्यायपालिका को प्रभावित करने का असफल प्रयास है। मैं असफल, उनके हिसाब से तो वो उन्होंने प्रयास किया, लेकिन असफल प्रयास है। ये लोग प्रयास कर रहे हैं, ऐसे शो कर रहे हैं कि राहुल इज इंडिया और इंडिया इज राहुल। गए और 3 मुख्यमंत्री जो कोर्ट में गए, मैं समझ रहा हूँ एक अच्छा संदेश नहीं है, बल्कि एक दबाव बनाने का प्रयास किया गया। अब 3 मई को दोष सिद्धि के निलंबन की याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेगा। यदि याचिका की अनुमति दी जाती है तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल हो सकती है। इसके बाद ही लोकसभा सचिवालय राहुल की लोकसभा सदस्यता अयोग्यता की अधिसूचना को रद्द करेगी। सूरत कोर्ट में सुनवाई के बाद राहुल की सजा बरकरार रह सकती है या कम भी हो सकती है, या फिर उन्हें बरी भी किया जा सकता है। अगर सूरत कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो राहुल के पास हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर पीएम मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में सीबीआई की डायमंड जयंती समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलांग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के नए ऑफिस कैंपस का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल पहले ज्यादा से ज्यादा करप्शन की होड़ लगी हुई थी। उस दौरान बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन आरोपी डरे नहीं क्योंकि सिस्टम उनके साथ खड़ा था। 2014 के बाद हमने भ्रष्टाचार, काले धन के खिलाफ मिशन मोड में काम किया और सीबीआई का नाम इंसाफ का ब्रांड है। इसमें करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। बरसों बरस तक वो सरकार का, सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। संभव है कई जगह किसी राज्य में आज भी
विकसित सत्ता का हिस्सा हो। इधर नीता अंबानी और मुकेश अंबानी को बधाई दी गई है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। प्रधानमंत्री मोदी ने शुभकामनाएं भेजी हैं। कल्चरल सेंटर के उद्घाटन पर उन्होंने बधाई दी है। उभरते कलाकारों को बढ़ावा मिलेगा, मौका मिलेगा, ये चिट्ठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लिखा गया है। कला संस्कृति के क्षेत्र में ये एक बड़ा कदम है। भारत की प्रतिभा दुनिया देखेगी, पीएम मोदी ने बधाई संदेश में ये भी लिखा है। तो आपको बता दें, नीता अंबानी कल्चरल सेंटर का उद्घाटन हुआ है मुंबई में। बांद्रा में ये कल्चरल सेंटर है और इसके उद्घाटन पर 3 दिनों का कार्यक्रम भी रखा गया, जिसमें देश और विदेश के कलाकार, बड़ी हस्तियां शिरकत करती हुई नजर आई। उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी बधाई दी गई है और उन्होंने बताया कि ये सेंटर भारत की छवि, कला वाली छवि जो है वो दुनिया के सामने बेहतरीन तरीके से रखने में सक्षम होगा। कला और संस्कृति के क्षेत्र में इसे एक बड़ा कदम बताया है प्रधानमंत्री मोदी ने। साथ ही उन्होंने ये भी विश्वास जताया है, भरोसा जताया है कि उभरते कलाकारों को इससे बढ़ावा मिलेगा। भारत की प्रतिभा अब दुनिया देखेगी इस कल्चरल सेंटर के जरिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।